तो चलिए आज एक ऐसे प्रदेश की पड़ताल करते हैं जो सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी सभ्यता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे एक अकेला राज्य पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी बता सकता है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशाल पैमाने को समझना होगा। ये नंबर देखिए, 20 करोड़ से भी ज्यादा। यह है उत्तर प्रदेश की आबादी। मतलब ये आंकड़ा इसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। और जानते हैं, यहीं से इसकी कहानी की विशालता शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इसके अतीत से, भारत के प्राचीन हृदयस्थल के तौर पर इसकी भूमिका से। उत्तर प्रदेश की कहानी किसी राजा या किसी साम्राज्य से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक काल में शुरू होती है, जब शुरुआती इंसानों ने इस धरती पर अपने पहले निशान छोड़े थे। और देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इसके पक्के सबूत मौजूद हैं, जैसे सोनभद्र और चित्रकूट की गुफाओं में मिले शैलचित्र जो उस दौर के जीवन को दिखाते हैं, या फिर कौशाम्बी के प्राचीन बर्तन और कानपुर मथुरा में मिली तांबे की चीजें। ये सब एक विकसित समाज की तरफ इशारा करती हैं। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम उत्तर प्रदेश की आत्मा में उतरते हैं, उस चीज को समझते हैं जो इसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनाती है। इस आध्यात्मिकता के दिल में है गंगा नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवन और मोक्ष का प्रतीक है, जिसके किनारों पर अनगिनत तीर्थ यात्रियों की आस्था बसती है। और ये आस्था अपने चरम पर दिखती है कुंभ मेले में। जरा सोचिए, प्रयागराज के तट पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ एक विश्वास के लिए इकट्ठा होते हैं। ये दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। विश्वास की शक्ति का एक, कह सकते हैं कि अविश्वसनीय प्रमाण है। लेकिन उत्तर प्रदेश किसी एक धर्म की भूमि नहीं, बल्कि कई धर्मों का संगम है। एक तरफ वाराणसी और मथुरा हिंदू धर्म के प्राचीन केंद्र हैं, तो वहीं सारनाथ वो पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी तरह श्रावस्ती और कौशाम्बी जैन धर्म के लिए भी उतने ही अहम हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आस्था के इस केंद्र पर समय के साथ शक्तिशाली साम्राज्यों, नवाबों की शान और क्रांति की ज्वाला ने अपनी छाप छोड़ी। इस दौर में एक नई वास्तुकला शैली का जन्म हुआ, इंडो इस्लामिक। असल में ये 2 महान संस्कृतियों का संगम था, जिसमें मेहराबों और गुंबदों की भव्यता के साथ भारतीय कला की बारीकियां भी शामिल थीं। और ये शैली अपने शिखर पर पहुंची मुगल काल में। ताजमहल, जिसे मुस्लिम कला का गहना कहा जाता है, आगरा का वो विशाल किला और फतेहपुर सीकरी, ये सभी उत्तर प्रदेश की धरती पर उस शानदार युग की गवाही देते हैं। ये क्षेत्र शक्ति का केंद्र तो था, लेकिन विद्रोह का भी। मुगल काल के बाद लखनऊ में नवाबों ने अपनी एक अलग ही तहजीब बसाई। फिर आया 1857, जब उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य गढ़ बना। और ये ज्वाला, ये स्वतंत्रता आंदोलन तक जलती रही, जिसने देश को कई महान नेता दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ बड़े साम्राज्यों और क्रांतियों की नहीं है। ये उन कारीगरों की भी कहानी है जो अपनी कला को रोजमर्रा की जिंदगी में पिरोते हैं। जैसा कि ये बताता है, यहाँ के कारीगर साधारण सी चीजों को भी कला में बदल देते हैं। ये वो हुनर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये प्रक्रिया बड़ी सरल लेकिन बहुत गहरी है। स्थानीय रेशम, लकड़ी या धातु को कारीगर अपने पुश्तैनी हुनर से तराशते हैं, और नतीजा होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आज पूरी दुनिया में जीआई टैग के साथ पहचाना जाता है। ये एक ऐसी मोहर है जो उस चीज की खासियत और उसके असली होने की गारंटी देती है। इस कला की सबसे खास बात यह है कि हर शहर की अपनी एक अलग पहचान है। बनारस की साड़ियां, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का पीतल का काम और कन्नौज का इत्र, ये सिर्फ उत्पाद नहीं है, बल्कि अपनी अपनी जगहों की जीती जागती विरासत हैं। अतीत और संस्कृति से निकलकर अब बात करते हैं आज के उत्तर प्रदेश की, जो आधुनिक भारत में एक राजनीतिक महाशक्ति के तौर पर खड़ा है। और इसकी वजह बिल्कुल सीधी है, विशाल आबादी। जब किसी एक राज्य में देश के सबसे ज्यादा मतदाता हों, तो जाहिर है उसकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा मायने रखेगी। इस असर को ऐसे समझिए, देश के कई प्रधानमंत्री इसी राज्य से आए हैं, और यहाँ के चुनावी नतीजे वो अक्सर ये तय करते हैं कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रदेश अपनी सामाजिक और जातीय विविधता के साथ
पूरे देश के राजनीतिक मूड का एक बैरोमीटर बन जाता है। यहां जो होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो एक ऐसी विरासत की तस्वीर उभरती है जो कभी मिट नहीं सकती। प्राचीन काल की आध्यात्मिकता, साम्राज्यों का इतिहास, कला की जीवंतता और आज की राजनीति, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को भारत की पूरी यात्रा का एक छोटा रूप, एक माइक्रोकॉज़म बना देते हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसने हर युग को जिया है और उसे अपने अंदर समेट लिया है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। इतिहास और वर्तमान का इतना बड़ा भार लेकर चलने वाला ये प्राचीन हृदय स्थल भारत के आने वाले कल को, भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।